चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं, आखिर वर्ग माध्य मूल मान होता क्या, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, शिखर मान, आयाम, आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकालते हैं, एक अर्ध चक्र में औसत मान कैसे निकालते हैं, सारी चीज की चर्चा मैंने किया था, एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या इसको प्रभावी धारा या इसको आभासी धारा भी कही जाती है। इस सब चीज को हम लोग समझते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं भी हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात आप समझोगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, पहले ये समझो। देखो बुआ, अब प्रत्यावर्ती धारा का पहले ये बात समझिए, आप ध्यान से समझना। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं आपको पता होगा कि ऐसे फिर आधे चक्र में किसी अन्य दिशा में, मतलब कुछ समय तक किसी अन्य दिशा में और फिर कुछ समय तक किसी अन्य दिशा में धारा बहती है, वो सब लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी इतना समझो अभी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टी समय और t/2 समय लगेगा, क्योंकि आधा अर्ध चक्र में समय आधा भी लगेगा ना, अब पूरा चक्र करने पर उसको टी समय लगता है। यहाँ तक जो शिखर मान उसका होगा I0, उसको हम लोग शिखर मान या आयाम कहते हैं। इसमें बहने वाली धारा आई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो निकालते हैं वो होता है I0 sin ओमेगा टी, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I0 sin ओमेगा टी। तो इसमें वर्ग माध्य मूल मान क्या कहता है बाबू, कि बहने वाली धारा, तो मान लीजिए कि आई बढ़ रही है तो बहने वाली धारा का स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का माध्य, यानी इसमें धारा आई बढ़ रही है तो आई स्क्वायर का माध्य, यानी प्रत्यावर्ती धारा में एक पूरे चक्र में, ध्यान दीजिए, एक पूरे चक्र में आई स्क्वायर का माध्य, तो पूरा चक्र करने में समय कितना टी लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा आई स्क्वायर का माध्य, इसका मतलब है कि आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, बट्टा में टी लेकर चलना पड़ेगा। बट्टा में टी क्यों, क्योंकि आप माध्य पढ़ रहे हैं ना, तो माध्य किसको कहते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या मतलब समय कितना लग रहा है, टी, तो बट्टा में टी हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहता है कि एक पूरे चक्र में आई स्क्वायर के माध्य का वर्गमूल, यानी आई स्क्वायर का माध्य हो गया, इंटीग्रेशन लगाने का मतलब माध्य हो गया, अब फिर इसका क्या करना, हमें वर्गमूल करना है, फिर इसका क्या करना, वर्गमूल। यही कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ध्यान से समझना बाबू, ये हार्ड नहीं है। एक पूरे चक्र में आई स्क्वायर का माध्य, तो आई स्क्वायर का माध्य, इसका मतलब आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बटा टी कर दिया, तो आई स्क्वायर का माध्य के वर्गमूल को, यानी माध्य का वर्गमूल करेंगे तब जाकर वो कहलाएगा वर्ग माध्य मूल मान। समझो यहाँ पर देखो डिफिनेशन देखिए, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य, यानी एक पूरा चक्र लेने में, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण करने में आई स्क्वायर का क्या करना, माध्य, तो आई स्क्वायर का माध्य, इसका मतलब कि आई स्क्वायर बटा टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को, जो माध्य निकालेंगे उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें रूट लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लगाना पड़ेगा, यानी वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल धारा या आभासी धारा या प्रभावी धारा कहते हैं। इसका 3 नाम निकल के चले आएगा, वर्ग माध्य मूल मान, या इसको आभासी धारा, या इसको प्रभावी धारा भी कही जाती है। इसका मतलब हो गया कि एक पूरे चक्र में आई स्क्वायर का माध्य के वर्गमूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग IRMS से सूचित करते हैं। किससे, ध्यान दीजिएगा, IRMS से सूचित करते हैं, IRMS से सूचित करते हैं, IRMS से सूचित करते हैं। तो डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र में, ध्यान से समझिएगा, एक पूरे चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब इसका व्यंजक, इसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है और उसका आभासी मान कितना होता है, ये सब हम लोग निकालते हैं। इसका व्यंजक सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपको याद होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है, सब कोई जानता है। आई बराबर I0 sin ओमेगा टी, ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2 बटा टी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ओमेगा का क्या मान होता है, 2 बटा टी होता है, ठीक है ना। यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर I0 sin ओमेगा टी होता है। अब देखो यहाँ पर भाई रूट जो होता है ना वर्ग माध्य मूल मान में, ये रूट हटाकर इधर करेंगे तो क्या होता है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। ध्यान जो IRMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या कहता है बाबू, क्या कहता है कि धारा के स्क्वायर का वर्गमूल। देखिए मैंने यहाँ पर धारा के स्क्वायर का क्या किया, धारा के स्क्वायर का माध्य निकाल दिया, तो माध्य निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन में अपर लोअर कहाँ से, 0 या 0 से स्टार्ट हो रही है,
लिया, एक पूरा चक्र करा टी, यानी 0 से टी तक जाएगा, यानी आई स्क्वायर बटा टी किया, यानी धारा के यानी आई स्क्वायर का माध्य, माध्य का मतलब इंटीग्रेशन लगा दिया, तो कुल धारा का योग अब बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कुल संख्या कितना टी, तो बटा में टी आएगा। आज 0 से टी तक लेकर चले आए इसका अपर लोअर, क्योंकि 0 से टी तक एक पूरा चक्र पूर्ण कर रहा है। और देखो यहाँ पर जो रूट लगी रहनी चाहिए उस रूट को हटाकर इधर मैंने स्क्वायर के रूप में कर दिया, यानी आई स्क्वायर RMS हो गया। हमें सिर्फ आई RMS का मान निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पर स्क्वायर लेकर चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रूट लगी होगी रूट को हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, स्क्वायर चल जाएगा, बाद में स्क्वायर हटा के फिर काम हम लोग कर देंगे। यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखो जो टी है ना, टी बाहर निकल जाएगा, 1/t हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, आई स्क्वायर dt बच जाएगा। अब देखो अपर लोअर तो लिखते चलना है, ये 1/t जो कहते हो लिखेंगे, आई है ना, आई है तो आई का मान पुट कर देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रख दिया, dt है तो dt मैंने लिख दिया। अब देखो बाबू समझिएगा इस चीज को, यहाँ आई स्क्वायर का आई नोट का स्क्वायर करेंगे तो आई नोट हो जाएगा, तो आई नोट अच्छा होता है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो आई नोट का स्क्वायर, तो आई नोट का स्क्वायर बटा में चलाएगा आपका टी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साथ में dt हम इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हो गया आई नोट का स्क्वायर बटा टी हो गया, तो इसको जो कहते हो लिख दिया। अब एक सूत्र आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सूत्र क्या होता है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जानिए। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, कॉस 2 थीटा का सूत्र 2 होता है, इसको याद रखिएगा। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ 1, ये कॉस में सूत्र होता है। दूसरा का एक साइन में भी सूत्र होता है इसका, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होता है। तो जिसके अनुसार हमें यहाँ पर किसका मान निकालना, साइन का मान निकालना है, इसका मतलब हम लोग साइन वाला सूत्र यूज करेंगे, यानी cos 2 थीटा का सूत्र था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्रिया करके मैंने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, 1 - cos 2 थीटा बटा 2 आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। यानी यहाँ पर समझिए साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर का हम लोग सूत्र लगा देंगे, 1 - cos 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1 - cos 2 थीटा बटा 2। अब यहाँ देखो थीटा के जगह पर ओमेगा टी है, क्या है, ओमेगा टी, तो थीटा के जगह पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, ओमेगा टी, क्या अप्लाई किया, ओमेगा टी, और साथ में 2 होता है, तो 2 यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा, यानी 2 ओमेगा टी अब बटा हो जाएगा dt, इंटू हो जाएगा dt बटा में 2। यानी देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सूत्र मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना, ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से समझो 2 जो बटा में नहीं बाहर निकल जाएगा, टी के संग चलाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर अब बटा में चलाएगा 2t, आई नॉट का स्क्वायर बटा में चलाएगा 2t। अब जो बचा उसको लिख देता, बचा ये वाला चीज, इसको जो कहते हो देखो हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से एक चीज और समझो, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t है ना, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और cos 2 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, cos 2 ओमेगा का अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। यानी यहाँ इसके लिए भी और इसके लिए, देखो इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग है, इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग, सबके लिए इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया। अब बच गया आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t हो गया। अब देखो बुआ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन खाली t होगा, t अपर लोअर जो कहते हो लिख देंगे। यहाँ पर cos 2 कॉस थीटा मान के चलो, इसको थीटा मान लो, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है, साइन। यहाँ टी के बगल में 2 ओमेगा, तो बट्टा में चलाएगा 2 ओमेगा अपर लोअर जो कहते हुए लिख दिए। अब यहाँ समझिए आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t हो गया ना। अब यहाँ पर देखो इसमें अपर लोअर पुट करेंगे, एक बार t रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो t घटाओ 0 हो जाएगा, फिर आगे घटाओ का सिंबल तो घटाओ देंगे। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से एक बार t पुट करेंगे एक बार 0 पुट करेंगे, तो वही चीज आ रही है, साइन 2 ओमेगा गुना t है, तो t की जगह पर बड़ा t रख देंगे, क्योंकि हमें अपर वैल्यू पुट करना है। फिर दूसरा का लोअर पुट करेंगे तो घटाओ का चिन्ह देना पड़ेगा, तो ये जब 0 रखेंगे साइन 2 ओमेगा गुना 0 हो जाएगा, बटा में क्या चलाएगा, 2 ओमेगा चलाएगा। अब यहाँ देखो मेन क्रिया है, मैथमेटिक्स आपका बढ़िया होना चाहिए, अन्यथा आप पटका जाइएगा। देखो यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t, यहाँ टी में से 0 घटाएंगे तो टी ही रह जाएगा जो कहते हो। यहाँ क्या बचेगा, साइन 2 ओमेगा, तो ओमेगा का मान रख दिया 2 पाई बटा टी में रख दिया, गुना में टी है तो टी जो कहते हो छोड़ दिया, ठीक है ना। घटाओ यहाँ तो साइन 2 ओमेगा अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा ये 0, साइन 0 का ही मान क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ इससे में कोई मतलब नहीं है। अब क्या बच्चा, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t बच गया, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर t बच गया। अब फिर घटावे, अब देखो यहाँ t से t कटिस हो गया, t से t कटिस हो गया, तो 2 और 2 पाई बच गया, 2 4 पाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन 4 पाई। अब बटा में चलाएगा आपका ये 2 ओमेगा, बटा में क्या चलाएगा 2 ओमेगा, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर 2 ओमेगा। अब देखो आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t, अब साइन 4 पाई का मान 0 होता है, तो 0 बटा 2 ओमेगा हो जाएगा। अब इस क्रिया को आगे बढ़ा दिया मैंने, आई नॉट का स्क्वायर बटा 2t गुना यहाँ से t में सही 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 घटा दीजिए, ये t में से 0 घटाएंगे तो सिर्फ t बाहर निकलेगा, तो t से हर t कटिस हो गया, तो बच गया आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 हो गया। यानी देख सकते हैं आई स्क्वायर RMS का मान आई नॉट का स्क्वायर बटा 2 आ गया। इसी चीज को मैंने लिख दिया, चूंकि आई स्क्वायर RMS का मान आई नॉट का स्क्वायर बटा कितना चलाया, 2 चलाया, तो यहाँ से स्क्वायर
हटाएंगे तो इस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा, और रूट चलेगा तो आई नोट का स्क्वायर, तो एगो आई नोट बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो आई नोट बटा रूट 2 आ गया। आई नोट जो का तो चलो रूट 2 का मान 1.41 होता है, तो 1.41 मैंने पुट कर दिया। अब आई नोट को बाहर खींचेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 में 1.414 से भाग करेंगे तो 0.707 हो जाएगा। आई नोट मैंने बाहर खींच लिया, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर हटा दिए, रूट चढ़ा दिए, तो आई आर एम एस का मान 0.707 आई नोट आ गया। यानी एक पूरे चक्र में वर्ग माध्य मूल का जो धारा का मान होता है वो 0.707 आई नोट होता है। तो याद देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल धारा का मान कितना होता है, 0.707 आई नोट होता है। तो मेरे अनुमान से आपको विस्तार से ये समझ में आ गया। देखो ये मेन मैथमेटिक्स क्रिया ये आपको समझ में आनी चाहिए। एक एक चीजें मैंने आपको गौर करके बताई है, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए, आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, कम से कम बाबू इस वीडियो को आप लोग हर जगह फैलाइए, मेरी आवाज को हर जगह पहुंचाइए, और इसके बाद हम लोग इसके अगले वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।